Hello everyone, welcome back to our third lecture on भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। आज के लेक्चर में हम डिफिनीसन क्लॉज को देखेंगे। सेक्शन 2 में कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीसन है, उसको हम लोग समझ लें। आगे आने वाले लेक्चर में वो टर्म हमेशा यूज होंगे तो आपको समझ आने चाहिए, इसलिए ये डिफिनीसन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें सबसे पहला डिफिनीसन है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की। ये नया डिफिनीसन इंक्लूड किया गया है इस एक्ट में। ये कहता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स shall include यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। इसका मतलब है कोई भी डिवाइस जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज हो सके, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या कैमरा, जो लॉ इन्फोर्समेंट और कोर्ट के लिए कम्युनिकेशन में मदद करे, वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंतर्गत आएंगे। और इसका पर्पस क्या है? For the purpose of video conferencing, recording of process of identification, search and seizure or evidence, transmission of electronic communication and for such other purpose and by such other means as the state government may by rule provide। ये डिवाइस उन पर्पस के लिए यूज़ होगा जैसे आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस रिकॉर्ड करना, जैसे कि सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना, सर्च और सीजर का प्रोसेस और एविडेंस को कलेक्ट और प्रिजर्व करना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ट्रांसमिशन और भी कुछ पर्पज़ हो सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट रूल के थ्रू स्पेसिफाई करे। तो ये पहला डिफिनीसन था। अब अगला है बेल। ये भी पहले सीआरपीसी में नहीं था, नया इसमें ऐड किया गया है डिफिनीसन क्लॉज में। और ये कहता है बेल मीन्स रिलीज ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस for the custody of law upon certain condition imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or bail bond। बेल का मतलब होता है किसी ऐसे इंसान को रिलीज़ करना जो किसी ऑफेंस में या तो एक्यूज़ हो या सस्पेक्ट हो। एक्यूज़ वो होता है जिस पर फॉर्मल चार्ज लगाया गया है, और सस्पेक्ट वो होता है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान शक के घेरे में हो। तो एक्यूज़ और सस्पेक्ट में ये डिफरेंस है। तो उनको बेल पे छोड़ा जाता है। जब किसी पर्सन को लॉ की कस्टडी से रिलीज़ किया जाता है तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन इम्पोज की जाती हैं जो ऑफिसर या कोर्ट डिसाइड करता है। ये कंडीशन इंश्योर करती है कि पर्सन ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन के दौरान अवेलेबल रहेगा। ठीक है। और ये कहता है बेल मिलने के लिए किसी एक्यूज़ को बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। बॉन्ड या बेल बॉन्ड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक्यूज़ प्रॉमिस करता है कि वो कोर्ट के कंडीशन को फॉलो करेगा, तभी उसको बेल पे छोड़ा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट डिफिनीसन देखते हैं जो बात करता है बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज सोन एट बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफिकली बेलेबल मेंशन किया गया हो। पीछे फर्स्ट शेड्यूल है और उसमें जो मेंशन किया गया है बेलेबल, वो ऑफेंस बेलेबल होंगे। ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल एक डिटेल चार्ट होता है जो डिफरेंट ऑफेंसेस को क्लासीफाई करता है और ये बताता है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा नहीं। कुछ ऑफेंसेस दूसरे लॉ के थ्रू भी बेलेबल बनाए जा सकते हैं अगर फर्स्ट शेड्यूल में उन्हें मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। जो ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल के रूप में लिस्ट में नहीं दिए गए हैं, जो मेंशन नहीं है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस कहलाते हैं। इस केस में बेल मिलना एक्यूज़ का हक नहीं होता, बल्कि कोर्ट के डिस्क्रेशन पे होता है कि कोर्ट बेल देगी कि नहीं देगी। ठीक है। अगर हम लोग फर्स्ट शेड्यूल को देखेंगे तो उसका जो कॉलम 5 है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि कौन से ऑफेंस बेलेबल होंगे और कौन से नॉन बेलेबल होंगे। ठीक। और उस फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग भारतीय न्याय संहिता के अलावा जो दूसरे लॉ हैं उनके ऑफेंस को क्लासीफाई किया गया है। जैसे कोई ऑफेंस 3 साल या उससे ज़्यादा का पनिशमेंट है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आएगा, लेकिन अगर वो 3 साल या उससे कम है तो वो बेलेबल ऑफेंस में आएगा। बेल के
प्रोविजन से रिलेटेड एक चैप्टर हम लोग के पास है 35 ना, उसमें हम लोग बेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तो बस डिफिनीसन दिया गया है बेलेबल ऑफेंस क्या होगा और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होगा। नेक्स्ट डिफिनीसन है बेल बॉन्ड का। बेल बॉन्ड क्या होता है? बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। बेल बॉन्ड एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें एक्यूज को श्योरिटी के साथ रिलीज किया जाता है। इसका मतलब है कि एक्यूज एक गारंटी प्रोवाइड करता है कि वो कोर्ट के कंडीशन को फॉलो करेगा और कोर्ट के सामने जब ज़रूरत पड़े तब प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है बॉन्ड। ये कहता है बॉन्ड मीन्स ए पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। बॉन्ड का मतलब है एक ऐसा लीगल अंडरटेकिंग जिसमें श्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। बेल बॉन्ड में तो एक श्योरिटी आता है, वो अपने बिहाफ पे देता है कि अगर ये नहीं आते हैं, कोर्ट में नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो हम इनके बिहाफ पे श्योरिटी ले रहे हैं कि हम इनको लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन बॉन्ड क्या होता है? वो सिर्फ अंडरटेकिंग होता है, वो एक्यूज खुद लेता है जिसमें श्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, यानी एक्यूज को बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटी के रिलीज़ किया जाता है, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। ऑलराइट, नेक्स्ट है क्लॉज एफ में चार्ज। ये क्या कह रहा है? चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज इन कंटेन मोर हेड देन वन। ये क्या कहता है? चार्ज का मतलब किसी पर्सन पर जो स्पेसिफिक एक्यूजेशन लगाया जा रहा है उससे है, उसका एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है। अगर एक से ज़्यादा एलिगेशन है तो हर एक एलिगेशन को एक सेपरेट हेड के रूप में मेंशन किया जाता है। चार्ज का एक बेसिक डिफिनीशन ये है कि ये एक स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन होता है जो बताता है कि एक पर्सन पर किस ऑफेंस का एक्यूजेशन लगाया गया है, ठीक है। जब कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसी एविडेंस है जो इंडिकेट करता है कि एक्यूज ने कुछ ऑफेंस कमिट किया है, तब चार्ज फॉर्मली फ्रेम किया जाता है। और ये हम लोग आगे चैप्टर में चार्ज चैप्टर आएगा तो उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चार्ज फ्रेम करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? चार्ज फ्रेम करने का मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि एक्यूज को एक क्लियर नोटिस मिल सके कि प्रोसिक्यूशन क्या फैक्ट स्टेबलाइज करना चाहता है। इससे एक्यूज अपने डिफेंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है और कोई प्रिजुडिस नहीं होता इससे, ठीक है। एक्यूज को पास टाइम मिल जाता है, उसको नॉलेज मिल जाता है कि क्या प्रूफ करना है। और ये हम लोग देखेंगे चैप्टर 18 हम लोग को मिलेगा जिसमें चार्ज के बारे में दिया गया है, सेक्शन 234 टू 247 में है, तो वहाँ हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग नेक्स्ट डिफिनेशन की बात करें, नेक्स्ट है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये 2 क्लॉज जी और 2 क्लॉज ओ में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अगर 2 क्लॉज जी के बारे में हम लोग देखें तो ये बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होंगे। Cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant. Cognizable offense वो offense होते हैं या cognizable case वो केस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है, वो अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग या फिर किसी और लॉ के अकॉर्डिंग एक्यूज को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। तो कॉग्निजेबल केस में वारंट की ज़रूरत नहीं होती, पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। लेकिन 2 क्लॉज 4 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइन किया गया है। ये कहता है मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सके। जैसे हम लोग 175 के सब क्लॉज 1 में जब जाएंगे वहाँ हम लोग पढ़ेंगे वो क्या कहता है। वहाँ हम लोग पढ़ेंगे एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन की किसी भी कॉग्निजेबल केस का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केस में 174(2) हम लोग जब देखेंगे तो उसमें नॉन कॉग्निजेबल केस में विदाउट मजिस्ट्रेट के परमिशन के पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं होती कि वो अरेस्ट कर सके या इन्वेस्टिगेट कर सके। तो आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। और 35 जो अरेस्ट के बारे में डील करता है, सेक्शन 35
उसमें भी दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर में विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन जो कॉग्निजेबल केस में इन्वॉल्व है, उसको बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर उसमें अरेस्ट कर सकती है। और उसी का 35 सब सेक्शन 2 अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें बताया है कि नॉन कॉग्निजेबल केस में ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकती। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन भी है जो सेक्शन 39 है, उसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। और 174 के अगर हम लोग सब क्लॉज 4 को देखेंगे तो उसमें भी एक प्रोविज़न है कि अगर दो केस हैं, एक दो ऑफेंस हैं, एक कॉग्निजेबल है दूसरा नॉन कॉग्निजेबल है, तो जब वो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो ऐसे किया जाएगा कि वो दोनों कॉग्निजेबल केस हैं। तो आगे ये सब हम लोग को देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट डिफिनीसन है कंप्लेन, ये 2 क्लॉज H में है। कंप्लेन मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। कंप्लेन एक एलिगेशन होता है जो ओरली भी हो सकता है या राइटिंग में हो सकता है। और ये किसको दिया जाता है? टू ए मजिस्ट्रेट विथ ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता। ये मजिस्ट्रेट को दिया जाता है कि वो इस संहिता के अंदर एक्शन ले, किसके खिलाफ? दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। वो किसी भी ऐसे पर्सन के खिलाफ एक्शन ले जो या तो नोन हो या फिर अननोन हो, लेकिन उसने कोई ऑफेंस किया है। और ये कंप्लेंट ओरली भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है मजिस्ट्रेट के पास, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होता, डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है। ये कहता है ए रिपोर्ट मेड बाई पुलिस ऑफिसर इन ए केस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब पुलिस कोई भी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कॉग्निजेबल केस को समझ के, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में पाता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल केस है, तो वो केस कंप्लेंट समझा जाएगा। वो जो रिपोर्ट है वो कंप्लेंट समझा जाएगा, डीम टू बी ए कंप्लेंट, एंड द पुलिस ऑफिसर जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसको कंप्लेनेंट समझा जाएगा उस केस में। एक्सप्लेनेशन इसकी बात करता है। तो कंप्लेन में क्या क्या ज़रूरी है? एलिगेशन होता है जो किसी ऑफेंस के कमीशन के लिए होता है, ठीक, चाहे वो कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल, दोनों में कंप्लेन हो सकते हैं। दूसरा, ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड बाय नोन और अननोन पर्सन। ऑफेंस किसी के द्वारा कमिट किया जा सकता है, चाहे वो नोन हो या अननोन हो। मेड टू ए मजिस्ट्रेट, किसके सामने लगाया जाता है कंप्लेंट? मजिस्ट्रेट के सामने। इट मस्ट बी मेड विथ ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता। और किस लिए लगाया जाता है? कि मजिस्ट्रेट इस संहिता के अंदर एक्शन ले उस कंप्लेंट पे। इट मस्ट नॉट बी ए पुलिस रिपोर्ट, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है कि इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होता कंप्लेन में। तो ये कंप्लेन का डिफिनीशन था। अच्छा, एक इसमें टर्म आता है डीम्ड कंप्लेंट, मतलब एक्सप्रेसली मेंशन तो नहीं है, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग पढ़ेंगे तो वो डीम्ड कंप्लेन की बात करता है कि मतलब पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल केस का इन्वेस्टिगेट करता है और बाद में उसे पाता है कि वो नॉन कॉग्निजेबल है, तो वो डीम्ड कंप्लेंट समझा जाता है, वो कंप्लेन के रूप में ले लिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये भी नया ऐड किया गया है जो 2 क्लॉज I में है। इसको समझें अगर हम लोग। ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब है किसी भी लिखित, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन या वीडियो कंटेंट का संचार या ट्रांसफ़र होना। ये कम्युनिकेशन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से होता है, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर, कैमरा या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन के जरिए स्पेसिफाई किया गया है, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डिफिनीसन थी। अब नेक्स्ट डिफिनीसन है इंक्वायरी। इंक्वायरी 2 क्लॉज K में डिफाइन किया गया है। ये कहता है इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी क्या है? वो सभी इंक्वायरी जो ट्रायल नहीं है, अदर देन ट्रायल, और किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? अंडर दिस संहिता बाई मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करता है, लेकिन इंक्वायरी के अंदर का ट्रायल नहीं होता। ठीक है, और इसका पर्पस क्या होता है इंक्वायरी का? असर्टेन ट्रूथ और फैल्सिटी ऑफ फैक्ट। ठीक है, किसी भी फैक्ट का ट्रूथ या उसको फॉल्स साबित करना या न करना। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर अंडर दिस संहिता, जिससे इस संहिता के अंदर आगे प्रोसीड किया जा सके, ट्रायल चलाया जा सके। और इस संहिता में इंक्वायरी किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के द्वारा।
और इसमें इंक्वायरी और ट्रायल ओवरलैप नहीं करता। जब ट्रायल बिगिन होता है, जब ट्रायल शुरू होता है, तो इंक्वायरी वहीं रुक जाती है। ठीक है, जैसे सेक्शन 126 में, 127 में, 128 में, 29, 144, 152, 163, 164, 166, 67, 225, 379, इस संहिता की ये सब सेक्शन में इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। आगे हम लोग इसको डीप पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट डिफिनीसन है इन्वेस्टिगेशन का। ये क्या कहता है? इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट ऑथोराइज बाय हिम। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? वो सभी प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता जो एविडेंस के कलेक्शन के लिए यूज की जाती हैं, होती हैं, वो सभी प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन कहलाती हैं। और ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? पुलिस ऑफिसर या फिर किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जो मजिस्ट्रेट ऑथोराइज करे जिसको, ठीक, उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कभी मजिस्ट्रेट खुद कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, इसका पर्पज़ होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस को कलेक्ट करना। इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ क्या है? एविडेंस को कलेक्ट करना। इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट के द्वारा ये कंडक्ट नहीं किया जाता। हाउएवर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस मजिस्ट्रेट में ऑथोराइज एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। ऑलराइट। और अच्छा, हम लोगों ने इंक्वायरी देख लिया, इन्वेस्टिगेशन देख लिया, ट्रायल इसमें नहीं डिफाइन किया गया है। लेकिन हम लोग एक बोर्ड ओवरव्यू अगर हम लें तो ये एक लीगल प्रोसीडिंग है जिसमें किसी एक्यूज की गिल्ट या इनोसेंस को डिटरमाइन किया जाता है ट्रायल में। ट्रायल का मकसद ये है कि जांच की जा सके कि क्या एक्यूज ने एक्चुअल में क्राइम किया है या नहीं। ठीक है, तो ये ट्रायल में होता है जिसमें एक्विटल या कन्विक्शन हो सकता है एक्यूज का। एक केस था हरचंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1974। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को डिफाइन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ट्रायल कैन बी डिफाइन एज ए प्रोसीडिंग टू डिटरमाइन गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डिफिनीशन दिया था। नेक्स्ट है जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो 2 क्लॉज में डिफाइन किया गया है। ये कहता है जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ऑथ। ठीक है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है? वो कोई भी प्रोसीडिंग जिसपे एविडेंस लिया जाता है, किस पे? ऑथ पे। ठीक है, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कही जाएगी। नेक्स्ट है ऑफेंस। ये कहता है एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी एक्ट और ओमिशन जो पनिशेबल हो इस लॉ के अंतर्गत वो ऑफेंस में आएगा। और एक है सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट। ठीक है, तो वो भी इसमें आएगा। और नेक्स्ट है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या होता है? इट मीन्स ए रिपोर्ट फॉरवर्ड बाय पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 193 सब क्लॉज 3 ऑफ दिस संहिता। जो सेक्शन 193 के सब सेक्शन 3 में पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, वो पुलिस रिपोर्ट कही जाएंगी। अच्छा, अगर देखिए, अगर वो रिपोर्ट डिस्क्लोज करता है ऑफेंस को कि वो कमिट हुआ है, ठीक है, किसी ऑफेंस को डिस्क्लोज करता है, तो वही पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट या चालान कही जाती है। लेकिन अगर वो कमीशन ऑफ ऑफेंस को डिस्क्लोज नहीं करता तो वो फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट कही जाती है। वही पुलिस रिपोर्ट, इसके 4 नाम है: चार्जशीट, चालान, फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है, तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग टर्म इसके यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है वारंट केस, जो 2 क्लॉज जेड में डिफाइन किया गया है, और सम्मन केस 2 क्लॉज एक्स में डिफाइन किया गया है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। वारंट केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू द ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। वारंट केस वो सभी केस होते हैं जो डेथ से पनिशेबल हो, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ जिसकी पनिशमेंट हो, या फिर वो 2 साल से ज़्यादा के पनिशमेंट हो, वो वारंट केस आते हैं। जैसे वारंट केस आप लोग ये समझिए, वारंट केस सीरियस नेचर के केस होते हैं और सम्मन केस लेस सीरियस नेचर के केस होते हैं। सम्मन केस डिफाइन किया गया है 2 क्लॉज एक्स में।
इट मीन्स ए केस रिलेटिंग टू द ऑफेंस विच इज़ नॉट ए वारंट केस। ये सिंपल से ये बताता है कि जो वारंट केस नहीं है वो सम्मन केस है। लेकिन अगर आप लोग समझें तो सम्मन केस वो होता है जिसमें 2 साल से कम पनिशमेंट है, वो सम्मन केस में आएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट है लास्ट, अगर हम लोग देखें तो विक्टिम। ये क्या कहता है? विक्टिम मीन्स ए पर्सन हु हैज सफ़र एनी लॉस और इंजरी। विक्टिम मीन्स कौन? एक पर्सन जो सफ़र करता है किसी लॉस या इंजरी से, जो किसके द्वारा होती है? कॉज बाई रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन फॉर विच द एक्यूज पर्सन हैज़ बिन चार्ज। एक्यूज पर्सन के उस एक्ट और ओमिशन के द्वारा जिसके जिसके लिए उसको चार्ज किया जा रहा है, उससे विक्टिम को कोई जो जो सफ़र होता है, जो लॉस या इंजरी होती है, जिसको वो विक्टिम कहा जाता है। लेकिन विक्टिम के अंदर उसके लीगल हेयर और उसके गार्जियन भी इंक्लूड होते हैं। ये प्रीलिम्स में काफ़ी बार पूछा गया है कि विक्टिम के अंदर कौन इंक्लूड होता है, तो लीगल हेयर और गार्जियन इंक्लूड होते हैं। ऑल राइट, और विक्टिम से रिलेटेड एक केस भी है, आप लोग लिख लीजिए, जगजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस आशीष मिश्रा एंड मोनू एंड अदर्स। ये 2022 का केस था। इसमें कोर्ट ने कहा था कि मतलब पूरे प्रोसीडिंग के दौरान विक्टिम का ये राइट होता है कि वो कोर्ट में प्रेजेंट रहे और उसको सुन सकता है। ठीक है, तो ये केस है। और इसका सबसेक्शन 2 का सब क्लॉज 2 कहता है, प्रोवाइड दैट द मीनिंग एंड द वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज इन दिस संहिता एंड नॉट डिफाइन बट डिफाइन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड भारतीय न्याय संहिता 2023 आर अप्लीकेबल टू दिस संहिता। ये सिंपल सी बात ये कहता है कि कोई भी टर्म इस संहिता में यूज हो रहा है और वो इसमें डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का जो है उसमें डिफाइन किया गया है, या फिर जो BNS में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ जो टर्म यूज हो रहा है, इस टर्म का मीनिंग वही होगा जो उन दोनों एक्ट में यूज होता है। तो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 यही कहता है। तो आज हम लोगों ने डिफिनीसन देखा, और ये डिफिनीसन पूरे एक्ट में जब हम आप पढ़ेंगे आगे तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ जो मीनिंग आप लोग निकालेंगे वो इसी डिफिनीसन के थ्रू निकालेंगे। तो ये डिफिनीसन समझना काफ़ी ज़रूरी था। आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वी विल कंटिन्यू विथ मोर डिटेल इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हैव ए ग्रेट डे।